हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं? ठीक है। पूजा, अंकिता, रेखा, मीनाक्षी, पूजा, ठीक है। परवेश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी क्लास शुरू हो जाएगी क्योंकि क्लास अभी शुरू हुई है तो आपको दिख जाएगी। हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ सूफिया, मैं बहुत अच्छा हूँ। और बहुत अच्छे के साथ साथ थोड़ा सा आज जो है कि बुखार जैसा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है, तो उस वजह से थोड़ा सा बुखार जैसा लगा। राइट। हाँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ प्रीति, ठीक है। परवेज, अच्छा, मैं अच्छा हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर। और ये जो हमारा बैच है, ये पीसीएस के लिए बैच है, जिसमें कि यूपी पीसीएस, हमने लगभग पीसीएस को कवर इसमें कर रहे हैं। और कल मैंने कुछ कुछ आपको अंतर बताने का प्रयास किया था कि यूपीएससी की तैयारी में और पीसीएस की तैयारी में क्या कोई डिफरेंस है, क्या उनमें कोई अंतर होता है, या फिर लगभग चीज़ें एक ही जैसी होती हैं। तो इस पर हम लोग बात कर चुके थे और मैंने कुछ कुछ पढ़ाना भी शुरू कर दिया था और अनुसूचियों के बारे में हमने बात की थी। और कुछ कुछ अनुसूची मैंने आपको पढ़ा भी दी थी। तो वहीं से शुरू करते हैं, वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और मैंने कहा था कि ये जो हमारा पूरा कोर्स का डिज़ाइन है या कोर्स का जो निर्माण किया गया है, वो इसी संदर्भ में किया गया है कि थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ों को लेके हमें चलना है, थोड़ा सा तथ्य फैक्ट लेके हमें चलना है, और उसी हिसाब से हम चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। राइट। तो अपना जो लेक्चर चल रहा था वो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का लेक्चर है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का लेक्चर है बेटा अपना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और इसमें मैंने कहा था कि भारतीय संविधान लिखने का जो तरीका है वो कैसा है। एक अपनी उद्देशिका है, एक अपनी प्रस्तावना है, और फिर कुछ अपने भाग हैं, और फिर कुछ अपने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद हैं, और अपनी कुछ अनुसूचियां। क्या है बेटा? अनुसूचियां, है ना? अनुसूची। और हमने कहा कि उद्देशिका तो हमारी एक ही है। भाग पहले हमारे पास 22 थे, अब हमारे पास 25 हैं। अनुच्छेद पहले 395 थे, अभी 448 हैं। और अनुसूचियां पहले 8 थी और अभी 12 हैं। तो ये हमारे संविधान में वृद्धि हो रही है, ये विकास हो रहा है। और 25 भाग कैसे हुए, इस पर भी हमने ठीक ठाक तरीके से बात कर ली थी। इसको ही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि कुछ भाग जोड़े गए हैं, कुछ भाग हटाए गए हैं, उनको 25 हमने कर लिया। और फिर हम अनुसूचियों की बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, हाँ, सिलेबस डिस्कशन होगा, परेशान मत हो, सिलेबस डिस्कशन होगा। लेकिन सिलेबस में इसमें हम संविधान पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें सिलेबस को वैसे डिस्कशन नहीं करेंगे जैसे यूपीएससी का सिलेबस हमने किया हुआ था, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस डिफाइन है। जब आप पीसीएस का सिलेबस पढ़ते हैं तो पीसीएस के सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, मतलब कि सीधा लिख देते हैं एक लाइन में, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, बस। उसको बहुत अधिक डिफाइन नहीं करते। जब आप एमपीपीसीएस के सिलेबस में जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, तो उनका जो सिलेबस का है वो एक ही लाइन उसमें लिख देते हैं कि हमारा संविधान, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, बस इतना लिख देंगे। अब उसमें हमें पूरा ही पढ़ना पड़ता है। तो बहुत अधिक डिफाइन जो है सिलेबस हमारा नहीं किया गया है, तो हमें उस हिसाब से हम चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे जो हमने की यूपीएससी में और पढ़ी हुई थी। ठीक है। हाँ, क्लियर बेटा सोफिया? देखो, तो ये अनुसूचियों पर हम बातचीत कर रहे थे, अनुसूचियों को थोड़ा सा हम पढ़ रहे थे, और ये भाग पर मैंने आपसे बात कर ली थी। राइट। तो अनुसूचियां मैंने कहा था कि अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8वीं अनुसूची तक हमने बात कर ली थी। कहां तक बात कर ली थी बेटा? 8वीं अनुसूची तक हमने बात कर ली थी कि इसमें 8 अनुसूचियां हमारी हैं। कितनी अनुसूचियां हैं बेटा? 8 अनुसूचियां इसमें हमारी हैं। ठीक है। कितनी अनुसूचियां हैं? 8। ठीक है। और 8वीं अनुसूची क्या मैंने आपको लिखा दी थी? जल्दी बोलो। कि 8वीं अनुसूची आपको लिखा दी गई थी? बाईस भाषाएं, ठीक है। तो देखो जरा फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। और जो मैं पहले भी बोलता हूँ कि रिवीजन हमारे लिए मस्ट है, तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। और रिवीजन में जो हमारी प्रथम अनुसूची थी, क्या पढ़ रहे हैं हम? अनुसूची पढ़ रहे हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। शेड्यूल्स हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? शेड्यूल हम पढ़ रहे हैं, शेड्यूल। तो पहली जो हमारी अनुसूची है उसमें क्या लिखा हुआ है, आप लोग जल्दी से बताओ। जो हमारी पहली अनुसूची है
उसमें क्या लिखा हुआ है, पहली अनुसूची में लिखा हुआ है हमारे जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम और उनके भूभाग लिखे गए हैं पहली अनुसूची में। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या लिखा गया है, दूसरी अनुसूची में है कि विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है, सेकंड शेड्यूल में किया गया है। इसमें कि राष्ट्रपति की बात हो रही थी, है ना, राज्यपालों की बात हो रही थी, लेकिन उसमें उपराष्ट्रपति शब्द नहीं आया था। उपराष्ट्रपति के लिए क्या शब्द आया था बेटा, राज्यसभा का सभापति शब्द आया था। हाँ, वेतन और भत्तों की बात हुई थी। तीसरी अनुसूची में हमने बात क्या की थी कि विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञा, ओथ एंड अफर्मेशन जो है मेंशन है शेड्यूल 3 में, अनुसूची 3 में, लेकिन उसमें राष्ट्रपति का नाम नहीं आया था, है ना, उसमें उपराष्ट्रपति का नाम नहीं आया था। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो हैं इनके शपथ और प्रतिज्ञान कहाँ नहीं दिए गए हैं, वो नहीं दिए गए हैं हमारी अनुसूची 3 में। वो कहाँ दिए गए हैं, वो जब राष्ट्रपति आप जहां पढ़ते हैं वहीं उनका उल्लेख किया गया है। क्लियर बात, तो ये एक बेसिक सा अंतर है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, किस अनुसूची में कौन सी बात दी गई है और कौन सी बात नहीं दी गई है, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। वेरी गुड। और अगला पॉइंट हमारा क्या था बेटा, चौथी अनुसूची में क्या था, हाँ, राज्यसभा की सीटों का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो आवंटन किया गया है उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अच्छा, फिर है अनुसूची 5 में क्या था कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण, उसका उल्लेख अनुसूची 5 में किया गया था। मतलब कि हमारे देश में जो राज्य हैं उन राज्यों में हमने किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया है, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां पर जनजातियां, ट्राइब्स अधिक रहती हैं उन्हें अनुसूचित और जनजाति कहते हैं। तो उनके संदर्भ में ये वाली बातें निकल कर आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, अनुसूची 6 में क्या था, अनुसूची 6 में भी अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया था। राइट, क्या दिया गया था, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज का दिया गया था, लेकिन वो 4 राज्यों के संदर्भ में दिया गया है। हाँ, वेरी गुड सूफिया, आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय है। इन 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है अनुसूची 6 में, और इन 4 राज्यों को छोड़ के अगर अन्य किसी राज्य में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र बनाए जाते हैं तो उनका उल्लेख अनुसूची 5 में किया गया है। बात समझ आई। अगर कभी भी ये सवाल आ जाए कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ है, तो वो अनुसूची 6 में है। इसके अलावा अन्य राज्य हैं, जैसे मान लो मध्य प्रदेश में भी काफी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं, ट्राइब्स पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं। तो अगर ये पूछे आपसे कि मध्य प्रदेश की जो आपकी ट्राइब्स है उनका उल्लेख, तो वो हमारी अनुसूची 6 में नहीं होगा, वो 6 में किसका होगा, 4 का ही होगा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। फिर 7वीं अनुसूची हमारी क्या कह रही थी बेटा, 7वीं अनुसूची हमारी कह रही थी कि हमारे जो केंद्र राज्य सरकारें हैं उनके बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, उसका उल्लेख अनुसूची 7 में किया गया है। हाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर आ गया है अपना अनुसूची 8। अनुसूची 8 में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का उल्लेख किया गया है अनुसूची 8 में। ठीक है, अच्छा, अब अनुसूची 8 में हमने कहा था, यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, मैंने कहा था कि अनुसूची 8 में 22 क्या है बेटा, आधिकारिक भाषाएं। क्या है, आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषाएं। तो ये जो 22 भाषाएं आज है 8वीं अनुसूची में, ये हमेशा से 22 भाषाएं नहीं थी। पहले ये भाषाएं कितनी थी, पहले ये भाषाएं केवल और केवल 14 थी। कितनी थी, 14। मतलब हम ये कह सकते हैं, लिखो इसी के आगे, जहां लिख लिया था उसी के आगे लिखो अब, कि मूल संविधान में, क्या बेटा, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 14 आधिकारिक भाषाएं थी। 14 आधिकारिक भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं, 14 आधिकारिक भाषाएं थी। जब हमारा संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची है, ये मैंने आपको बता दिया था क्योंकि 8वीं अनुसूची तक था। तो तब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, हमारा संविधान जब लागू हो रहा है तो उस समय 14 भाषाओं को हमने अपनी 8वीं अनुसूची में रखा था कि ये भाषाएं आधिकारिक भाषाएं होंगी और इन भाषाओं को हमारी सरकार जो है बढ़ावा देगी, इन भाषाओं को हमारी सरकार क्या करेगी, आगे लेकर चलेगी। ठीक है, लेकिन लेकिन लेकिन
विभिन्न संवैधानिक संशोधनों द्वारा, लेकिन विभिन्न संवैधानिक संशोधनों द्वारा 8 नई भाषाओं को जोड़ा गया। 8 नई भाषाओं को जोड़ा गया, भाषाओं को जोड़ा गया। तो कितनी भाषाएं हो गई? 8 बेटा ये हो गई, 14 पहले से थी, 8 4 12 और 1 22, तो ये 22 भाषाएं आपकी हो गई, है ना। देखो 14 पहले से थी, 8 और जोड़ दी, तो ये हमारी कितनी भाषाएं होंगी टोटल? आज कितनी है? आज 22 ही है। तो वो कौन कौन से संविधान संशोधन थे, है ना, वो कौन कौन से संविधान संशोधन थे जिनके माध्यम से 8 नई भाषाएं जोड़ी गई? ठीक है। अच्छा, विपिन कह रहे हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ बहुत जल्दी याद रहता है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको जल्दी याद हो जाता है, क्लास में ही लगभग याद हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आपके भी लिए अच्छी बात है और मेरे लिए भी अच्छी बात है ना। क्या लग रहा है भाई? सारे लोग कमेंट करके बताओ। जो विपिन जी कह रहे हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ जल्दी याद हो जाता है, आपका पढ़ाया जल्दी समझ आ जाता है, तो ये केवल विपिन जी के लिए ही बात लागू हो रही है, सभी बच्चों के लिए लागू हो रही है? और अगर सभी बच्चों के लिए लागू हो रही है तो ये आपके लिए तो अच्छी बात है ही, और मेरे लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं इतना अच्छा मेथड लेके चल रहा हूं कि आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। इससे यह है कि हमारी जो यात्रा है इस एग्जामिनेशन की, वो हमारे लिए आसान हो जाती है। ठीक है मीनाक्षी, सूफिया, फिरदौस, शाफिया बेटा, गरिमा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशी की बात है। तो बस पढ़ते रहिए, और बहुत पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है, 10 वर्षीय योजना नहीं बनाना है, ना तो 2 पंचवर्षीय लगाना है, ना 3 लगाना है। 1 से 1.5 साल का फोकस रखिए, 1 से 1.5 साल की तैयारी रखिए, और उसी में अपना फाइनल सिलेक्शन लेके क्या करना है, हमें आराम से अपना निकल जाना। बात समझ आई बेटा? बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना है इस तैयारी में। ठीक है बेटा मीनाक्षी, तो बहुत अधिक समय बर्बाद हमें नहीं करना इस तैयारी में। हाँ बस ठीक है सूफिया, इस बार दो, बहुत शानदार तरीके से दो। ये जो पढ़ा रहा हूँ ये मोर देन सफिशियंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। बस आराम से पढ़ते रहो आप लोग। चलो, तो क्या है, संवैधानिक संशोधनों द्वारा 8 नई भाषाएं जोड़ी गई। तो कौन कौन से संविधान संशोधन है? देखो बेटा, एक है 21वां संविधान संशोधन। क्या बेटा? 21वां संशोधन। कौन सा संशोधन है? 21वां संशोधन। ये कब हुआ? ये 1967 में। कब हुआ बेटा? देखो लिखो जल्दी, 21वां संविधान संशोधन हुआ आपका। 21वां संविधान संशोधन हुआ आपका 1967 में हुआ। ये बेटा कब हुआ? 1967। हाँ ठीक है, हो जाएगा। और इससे कौन सी भाषा जोड़ी गई? इससे सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा? सिंधी, सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई बेटा? सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है मीनाक्षी, सिलेक्शन जो है कोशिश यही है कि बस रिजल्ट मित्रा पर आप पढ़ रहे हैं, तो हम केवल पढ़े नहीं, रिजल्ट के लिए हम पढ़ें। तो पूरा फोकस जो है हमारा यही है कि आपको रिजल्ट के लिए पढ़ाया जाए, और उसी के हिसाब से चीजों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में हुआ, उससे सिंधी भाषा जोड़ी गई। देखो फिर देखो, एक संविधान संशोधन है 71वां संशोधन। 71वां संशोधन ये कब हो रहा है आपका? 1992 में हो रहा है। कब हो रहा है? 1992 में हो रहा है। इससे कौन कौन सी भाषा जोड़ी जा रही है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई बेटा। कौन सी जोड़ी गई? कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। 3 भाषाएं ये जुड़ गई। तो 3 यहाँ जुड़ी, 1 यहाँ जुड़ी, तो ये 4 हो गई। इसके बाद एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और हो रहा है हमारा। कौन सा हो रहा है? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अच्छा, इस बार बेटा पेपर अच्छा नहीं हुआ आपका, कोई बात नहीं, इस बार अच्छा नहीं हुआ, इस बार अच्छा होगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो पीसीएस का बैच है, इस बैच में जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है बेटा मीनाक्षी, वो कंटेंट आप कोशिश करो कि क्लास के साथ उसको याद करते जाओ। जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि सर जब आप पढ़ाते हैं तो चीजें हमें याद हो जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं मान के चल सकते कि क्लास में आए और एक बार में ही आपको चीजें याद हो गई। आपको उसको रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो 1 से 2 घंटे आप किस चीज के लिए रखो बेटा? रिवीजन के लिए रखो। और अगर आपने क्लास के साथ साथ रिवीजन कर दिया
और अगर आपने क्लास के साथ साथ चीज़ों को थोड़ा सा याद कर लिया तो ये मान के चलो कि आपका आने वाला पेपर जो है वो शानदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ जो कंटेंट आपको दे रहे हैं उसके पीछे प्रॉपर मेहनत लग रही है, उसके पीछे प्रॉपर काम हो रहा है, उसके लिए प्रॉपर पढ़ाई हो रही है। कहाँ पढ़ाना है, कैसा पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, पूरा पीसीएस को ध्यान में बेटा रखा जा रहा है। तो मीनाक्षी, आप सारे लोगों को बहुत परेशान नहीं होना है, ठीक है। बहुत परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो अगला है 92वां संविधान संशोधन। कौन सा बेटा? 92वां संशोधन। ये कब हुआ बेटा? 2003 में हुआ, और इससे 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। और संथाली, ये 4 भाषाएं इससे जोड़ी गई। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, तो हमारी बात हुई थी कि जो भी 300 बच्चे पहले आएंगे उनको गाइडेंस मिलेगा। तो अभी आपके साथ जूम मीटिंग पे भी आएंगे ना हम, तो आपके साथ अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होगी, उस पर मैं बात करूंगा, सुनील सर बात करेंगे, प्रॉपर आपसे बात होगी हमारी, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। आपसे वादा हुआ था, जब एक आपको याद हो कि न्यू ईयर पे हम लोग आए थे, सुनील सर आए थे, मैं भी उनके साथ था, तो हमने आपसे क्या वादा किया था कि जो बच्चे 300 आरंभिक एडमिशन लेंगे हमारे यहाँ कोर्स में, उनको हम क्या करेंगे कि पर्सनल गाइडेंस उनको देंगे। पर्सनल गाइडेंस का मतलब क्या है कि आपके साथ हम एक शेड्यूल बनाएंगे जहां पर आपके साथ जूम मीटिंग के माध्यम से हम जुड़ेंगे, ऑनलाइन जुड़ेंगे। आपकी पढ़ाई का स्तर क्या है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कहाँ समझ आ रहा है, कहाँ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, आपने जो एडमिशन लिया है, जिन्होंने एडमिशन लिया है वो 300 में ही है, परेशान मत हो। आप जो अभी पढ़ रहे हो आप 300 में ही हो, परेशान मत हो। आप जितने भी हो, आप किस में हो? 300 में हो, परेशान मत हो। नेहा, परेशान मत हो। आप लोगों ने जो जो पहले दिन से मेरी क्लास में है, वो अगर 500 भी होंगे तो उन्हें 300 मान के चलेंगे हम, परेशान मत हो। जो कल मेरी क्लास में थे और आज मेरी क्लास में हैं, उन्हें अगर वो मान लो कि 300 से ज़्यादा भी चले गए होंगे, तो भी उन्हें क्या मान के चलेंगे हम? 300 में मान के चलेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको हम हटा देंगे। तो उसमें क्या बात हुई थी कि आपके साथ हम जुड़ेंगे। तो अभी कल ही सर से मेरी इस पर बात हुई है कि आपको हम जो है 1 to 1 आपका उसका हमने पूरा इंतजाम कर लिया है, और आपके साथ बाकायदा पूछा जाएगा कि आपकी पढ़ाई का स्तर क्या है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो गाइडेंस आपको 100% मिलेगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, ठीक है। और उसमें हम बाकायदा ऑनलाइन जुड़ेंगे, आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जुड़ेंगे, प्रॉपर बात होगी। एक आदमी आएगा, वो अपनी बात बताएगा, फिर हम उसे बताएंगे कैसे करना है, फिर दूसरा आदमी आएगा, उसको हम बताएंगे। मतलब ये पहली बार ऐतिहासिक रूप से ऐसा हो रहा है कि जो टीचर आपको क्लास में पढ़ाएगा वही टीचर आपको मेंटोर भी करेगा। ज़्यादातर मेंटोर अलग होते हैं ना। आप यहाँ आओगे मुखर्जी नगर में, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सारे लोगों को मिलेगा बेटा मीनाक्षी। जब आप मार्केट में आओगे ना, तो क्लास का टीचर गाइडेंस नहीं करता है, लेकिन मेंटोर क्या ही गाइड करेगा। जो टीचर है, जिसने अपना सब्जेक्ट पढ़ाया है, वही तो बता पाएगा कि इसका क्या मतलब है। मान लो आपको कोई दिक्कत आ गई है पॉलिटी में, तो मैं ही तो बता पाऊंगा ना आपको पॉलिटी में, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि वहां मैं क्या कहना चाह रहा था, है ना। मेंटोर अलग कोई होता है, वो नहीं। तो ये 1 to 1 आपको गाइडेंस मिलेगा, ये आपसे प्रॉमिस हुआ था, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, और जल्दी ही आपके साथ हम लोग जुड़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, तो देखो 4 भाषाएं ये है, 3 ये है, 1 ये है, तो 8 भाषाएं ये जुड़ गई, 14 पहले से थे, 22 हो गई। तो अब आप देखो कि कल की क्लास में और आज की क्लास में, ध्यान से समझना, कल की क्लास में और आज की क्लास में है, ठीक है। हाँ, कल की क्लास में और आज की क्लास में, सही कह रही हो बेटा सुफिया, कल की क्लास में और आज की क्लास में मैं कुछ संविधान संशोधन भी आपको बता चुका हूं। तो जब आप क्लास करते जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप संविधान संशोधन के लिए अलग से एक डायरी बना सकते हैं, एक छोटा सा नोट्स बना सकते हैं। कल मैंने आपको संविधान संशोधन बताए थे, याद करो। कल मैंने आपको 42वां संविधान संशोधन बताया, 73वां 74वां संविधान संशोधन बताया था, 97वां संविधान संशोधन बताया था, है ना। और आज भी मैंने आपको 21वां 71वां 92वां संविधान संशोधन बता दिया। तो इन 2 क्लासेज में मैं आपको संविधान संशोधन बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है कि या तो ये लिखे हैं, लेकिन एक अलग से आप छोटी सी डायरी बनाओ, और उसमें संविधान संशोधन लिखते जाओ, उसमें आर्टिकल्स लिखते जाओ। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन जो है वो अलग बना रहेगा। आपको संविधान संशोधन रिवाइज करने हैं, जल्दी से आप संविधान संशोधन रिवाइज कर लो। तो हाँ, तो आपको क्या करना है कि चीजों को वहीं के वहीं आप उसको
अलग निकालते जाओ, मैं बताता जाऊंगा आपको कि आपको कैसे करना है, ठीक है। हाँ देखो बेटा, तीसरे में पहले लाइन पर लिखा है बेटा बोडो, बोडो डोंगरी, मैथिली और संथाली। हाँ, तो 21वां, 71वां, 92वां संविधान संशोधन कैसे जुड़े हुए हैं, भाषाओं से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा आपका कल पढ़ाया था मैंने, भाग 4A जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन से, भाग 9 जोड़ा गया था 73 से, भाग 9A जोड़ा गया था आपका 74 से, 9B जोड़ा गया था 97 से, और 14A जोड़ा गया था आपका बेटा किससे, वो भी आपका 42वें से जोड़ा गया था। तो 42वां, 73वां, 74वां, 97वां, 21वां, 71वां और 92वां ये संविधान संशोधन आपको पढ़ाए जा चुके हैं। देखो जरा ध्यान से देखना क्या क्या पढ़ा दिया मैंने। 21वां संविधान संशोधन, और बेटा 21वें के बाद 42वां, 42वें के बाद 73वां, 74वां, 71वां भी लिख सकते हैं यहाँ पर, 71वां संविधान संशोधन, 73, 74, 92वां और आपका 97वां संविधान संशोधन। ये इतने पढ़ा चुका हूं मैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संविधान संशोधन पढ़ा दी। तो वहीं लिखते जाओ और फिर आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, बता देंगे। करंट अफेयर्स भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, डरना ही तो नहीं है, ठीक है। तो 8 अनुसूचियां हो गई हमारी, देखो 8 अनुसूचियां हो गई हैं। 8वीं अनुसूची में कैसे उसका विकास हो रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसी के आगे चलो, 8 अनुसूची हो गई, अगली अनुसूची देखते हैं। 9वीं अनुसूची लिखो, अनुसूची, यह अनुसूची है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ी गई, से। देखो अब इसमें नया एक और संविधान संशोधन आ गया, कौन सा, हम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से जोड़ी गई। तो अभी तक हमने संविधान संशोधन पढ़े थे, हाँ वेरी गुड गरिमा। एक और नया संविधान संशोधन मिल गया आपको, कौन सा, कि पहली बार भारत में संविधान संशोधन कब हो रहा है, कब, पहली बार भारत में संविधान संशोधन कब हो रहा है, तो पहली बार संविधान संशोधन 1951 में हो रहा है। ये भी अपने आप में एक सवाल है कि भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ, 1951 में हुआ। और उससे क्या हुआ, भारत के संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, क्या किया गया, एक नई शेड्यूल जोड़ा गया, एक नई अनुसूची को जोड़ा गया। और वो कौन सी अनुसूची थी बेटा, हाँ हाँ 97 वाला, 97 में हमने किया था सहकारी समितियों को शामिल किया था, भाग 9B जोड़ा था। 97वें में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से हमने भारत के संविधान में भाग 9B जोड़ा, जो कि सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है। अभी बना सकते हो बेटा, क्लास के साथ साथ में तो ना धीमे लिखाता हूं, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है बेटा। मैं तो इतने धीमे बोलता हूं ना कि क्लास के साथ भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है विपिन, करेक्ट। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब हो रहा है, 1951 में हो रहा है। देखो इस अधिनियम से, चलो देखो इस संशोधन से, इस संशोधन से 9वीं अनुसूची में, अनुसूची भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया, किया गया इसको बेटा, भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया, बहुत महत्वपूर्ण बात है, भूमि सुधार कानूनों, और इन्हें न्यायिक समीक्षा
से परे कर दिया गया अर्थात इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, कर दिया गया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न मामलों में कहा कि भाई 9वीं अनुसूची का क्या हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और 9वीं अनुसूची की जो है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ 9वीं अनुसूची का क्या बेटा, 9वीं अनुसूची का न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन 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 वर्तमान में 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा की जाती है। 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा की जाती है, न्यायिक समीक्षा की जाती है। अच्छा, अब है कि ये भूमि सुधार कार्यक्रम का क्या मतलब है, ये भूमि सुधार कार्यक्रम क्यों शामिल किए जा रहे हैं, 9वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची जोड़ी जा रही है। हाँ बताएंगे, अभी बताएंगे बेटा, उसके बारे में बताएंगे, परेशान मत हो। अच्छा, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कार्यक्रम रख दिए और कह दिया कि वो न्यायिक समीक्षा के से परे हैं, अर्थात उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। मतलब कि हमारी जुडिशरी ये नहीं देख सकती कि भूमि सुधार कानूनों से क्या मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर भूमि सुधार कानूनों से मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उनको जो है समाप्त किया जा सकता है, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के संदर्भ में संविधान संशोधन। लेकिन इस भाग में क्या जोड़ दिया कि अब हमारी न्यायपालिका भूमि सुधार कानूनों की समीक्षा अर्थात उनका रिव्यू नहीं कर सकती है और उनको निरस्त भी नहीं कर सकती है। मतलब कि भूमि सुधार कानूनों से जो है कि भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों को भी कम किया जा सकता है, ये वाला प्रावधान इसमें जोड़ दिया। लेकिन ये भूमि सुधार कार्यक्रम क्या है, लैंड रिफॉर्म लॉज जिन्हें हम बोलते हैं, भूमि सुधार कानून क्यों लाए जा रहे हैं, भूमि सुधार कानूनों का उद्देश्य क्या था। वेरी गुड, ठीक है, भूमि सुधार कानूनों लाने का उद्देश्य क्या था। तो देखो ये बात कब की हो रही है बेटा, ये बात हो रही है 1951 की। कब की बात हो रही है, 1951 की। और हमारा देश आजाद कब हुआ, हमारा देश आजाद 1947 में हुआ। और हमारा संविधान 26 जनवरी को हम लोग अपना क्या बेटा गणतंत्र दिवस मनाते हैं और लागू भी हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान। तो उसके बाद धीरे धीरे हमारे देश में हमारे राजनेताओं ने क्या किया कि गरीबी को दूर करने का प्रयास किया। क्योंकि अगर हम जब 1947 की बात करें, 1950 की बात करें, 1951 की बात करें, तो हमारे देश में क्या स्थिति है कि गरीबी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अशिक्षा बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमारे देश में शिक्षित लोग नहीं है, गरीब बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम औपनिवेशिक व्यवस्था से बाहर आए थे। हमारा पूरा शोषण जो है औपनिवेशिक व्यवस्था ने कर लिया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे नेताओं ने भारत में गरीबी दूर करने के बारे में प्रयास किया। क्या किया, गरीबी दूर करने के बारे में प्रयास किया। और उन्होंने गरीबी दूर करने के लिए क्या है, भूमि सुधार कार्यक्रम अपनाए। भूमि सुधार कार्यक्रम का क्या मतलब, ध्यान समझना कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा है या हमारा देश आजाद हो रहा है, उस समय भूमि पर ज्यादातर अधिकार किसका था, उस समय भूमि पर ज्यादातर जो है जमींदार, नवाब, उनके पास भूमियां बहुत अधिक थी। तो हमारी सरकार ने बहुत प्रकार के भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए। जैसे भूमि का इन्होंने क्या किया, लैंड, जिसको हम लोग कहते हैं लैंड सीलिंग, हदबंदी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हद बंदी। हमारी सरकार ने क्या किया, हद बंदी शुरू करी। मतलब कि एक लिमिटेड हद तक, एक लिमिट तक ही आप भूमि रख सकते हैं। पहले लोगों के पास 2-2 हजार एकड़, 3-3 हजार एकड़, 5-5 हजार एकड़ जमीनें हैं, ठीक है, नवाब है, पता चले पूरी रियासत जो है उनकी है। जो काश्तकार उन पर काम कर रहे हैं, जो किसान उन पर कार्य कर रहे हैं, वो जमीन किसानों की नहीं है बल्कि किसकी है, वो अपने मालिकों की है, वो नवाबों की है, राजाओं की है, जमींदारों की है। तो सरकारों ने ये डिसाइड किया, हमारी सरकार ने क्या डिसाइड किया कि भैया आप क्या कर सकते हैं कि एक लिमिट तक आप जमीन रख सकते हैं। हद बना दिए कि इतनी लिमिट तक आप जमीन रख सकते हैं, उसके बाद जमीन आपको सरकार को देनी पड़ेगी। और सरकार, फिर आपने एक और व्यवस्था सुनी होगी, पट्टेदारी व्यवस्था, है ना, पट्टेदारी व्यवस्था। फिर सरकार क्या कर रही है कि उसको गरीब लोगों में पट्टा बांट दे रही है और गरीब लोगों को भूमि दे रही है, ताकि वो अपना व्यवस्था को चला पाए, अपने घर परिवार को वो क्या कर पाए, चला पाए। तो ये भूमि सुधार कार्यक्रम सरकार, हाँ ठीक है, तो ये भूमि सुधार कार्यक्रम सरकार लेकर आ रही है। और इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में गरीबी को दूर किया जाए। कुछ लोगों को जो जमीनों पर कब्जा है, अधिकार है, उनसे जमीन लेकर गरीबों को बांट दी जाए। भारतीय संविधान का जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, अनुच्छेद 39 बी और सी, उसको सरकार लागू करना चाह रही है। तो अब इसमें मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, तो उसी पूरी बात को
इसी पूरी बात को सरकार ने लागू करने के लिए, डीपीएसपी को लागू करने के लिए, राजनीतिक निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार ने 9वीं अनुसूची जोड़ी और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून शामिल कर दिया और कह दिया कि इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, न्यायपालिका इन कानूनों की जांच नहीं कर सकती। लेकिन बाद में बहुत सारे मामलों में न्यायपालिका ने कहा कि हम इन कानूनों की जांच कर सकते हैं। बात समझ आई? तो ये पूरी कहानी है 9वीं अनुसूची की। ये कहानी एक बार और मैं आपको समझाऊंगा जब हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे और जब हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे। एक वहां पॉइंट होता है कि मूल अधिकार और राजनीति के निदेशक तत्वों के बीच क्या विवाद है, क्या संघर्ष है, वहां पर इस कहानी को मैं एक बार आपको फिर से समझाऊंगा। बात समझ आ रही है? तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी जा रही है? भारत के संविधान में पहले संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची को जोड़ा जा रहा है। और ये संविधान संशोधन कब हुआ बेटा? ये संविधान संशोधन आपका हुआ 1951 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हीं के प्रयासों से ये सब हो रहा है। और 9वीं अनुसूची में क्या शामिल किया गया? भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। चाहे केंद्र सरकार के कानून हो, चाहे राज्य सरकारों के कानून हो, उन्हें इसमें डाल दिया गया। और भूमि सुधार कानूनों के माध्यम से हमारी सरकार क्या करना चाहती है? हमारी सरकार भारत में गरीबी को दूर करना चाहती है। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं पीसीएस में? क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन से भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 9वीं अनुसूची में क्या शामिल किया गया था? भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया था। तो इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन जो है बेटा, हाँ वर्तमान में भी सरकारें कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो निकाल के ले लेते हैं। अगर आपसे यही पूछ लेगा कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में, तो इस तरह की फैक्चुअल क्वेश्चंस अपने निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची। तो देखो अब संविधान संशोधन और बढ़ गया एक अपना। कौन सा संविधान संशोधन बढ़ गया? अब एक और बढ़ गया, प्रथम संशोधन। अलग बस लिखते जाओ चीजों को, क्या करते जाओ, एक लिस्ट बनाते जाओ, और उससे जो है आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड। बात समझ आई? 9वीं अनुसूची। हाँ, एक ही बात रहेगा, उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। वही तो सूफिया आपसे कह रहे हैं ना हम लोग। मैंने आपसे क्या कहा कि जो पढ़ाएंगे वो इतना कंटेंट स्ट्रांग रहेगा आपका कि आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली है। राइट, चलो, तो 9वीं अनुसूची है। अब देखो 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल। 10वीं अनुसूची, 10वीं 10th शेड्यूल क्या कहती है? देखो, इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से जोड़ा गया। जोड़ा, ये महत्वपूर्ण बात देखो। कौन सा संविधान संशोधन? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। चलो, ये नहीं दिख रहा है तो यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, 1985 से जोड़ा गया अधिनियम, 1985 से, देख लो। हाँ हाँ, वेरी गुड। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, इस अनुसूची में, इस अनुसूची में दल बदल कानून, दल बदल कानून मतलब एंटी, इंग्लिश में जरूर लिखना, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून को शामिल किया गया। मिल को शामिल किया। दल बदल एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो जरा ध्यान से,
कभी कभी ऐसे लिख देगा आपके एग्जाम में, एंटी डिफेक्शन, ऐसे लिख देगा एंटी डिफेक्शन। अब दल बदल नहीं देगा, हिंदी में एंटी डिफेक्शन लिख देगा और इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लिख देगा, दल बदल नहीं देगा। अगर आपने दल बदल को अंग्रेजी में नहीं पढ़ा, ध्यान से समझना मेरी बात को, हाँ हाँ, तो वहां अलग कराएंगे, इससे भी गहराई से कराएंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने दल बदल को एंटी डिफेक्शन नहीं पढ़ा तो ये मानकर चलो कि फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि दल बदल नहीं देगा, हिंदी में एंटी डिफेक्शन लिख देगा, इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लिख देगा। ये पता होना चाहिए कि दल बदल को आप लोग क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, इतना तो आपको होना चाहिए। दल बदल क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे नेता एक सीट से जीत जाते हैं, मान लो कि किसी आदमी को बीजेपी से टिकट मिला, बीजेपी से वो चुनाव जीत गया, बीजेपी से चुनाव जीतने के बाद वो आदमी कांग्रेस में चला गया, तो जनता के साथ धोखा है, पार्टी के साथ धोखा है। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो वो आदमी जो है अपना दल बदल रहा है, दल को बदल दिया है, इसलिए वो विधानसभा या फिर हाँ या फिर संसद का सदस्य नहीं रहता है। ठीक है, दल बदल के आधार पर उस व्यक्ति की संसद की सदस्यता या विधानसभा की सदस्यता जा सकती है, उसको उसको हम लोग सदस्य, उसकी सदस्यता समाप्त कर सकते हैं, या उसको जो है सांसद और विधायक से हटा सकते हैं। बात समझ आई, ये है दल बदल। हाँ, उसकी सदस्यता क्या हो सकती है बेटा, निरस्त हो सकती है। वेरी गुड, ये दल बदल है। अब देखो 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, इसमें क्या है, इस अनुसूची को, इस अनुसूची को, इस अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1992 से जोड़ा गया, जोड़ा 1992 से जोड़ा गया। इसमें पंचायतों के लिए 29 विषय शामिल किए गए, शामिल किए गए, जिन पर पंचायतें कार्य कर सकती। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। ठीक है क्या बेटा, अच्छा सर ऐप्स की क्लासेस यूट्यूब में भी फ्री कराते हैं ना। नहीं नहीं, वो ऐप की क्लास यूट्यूब पे नहीं, वो तो एक आध क्लास डालेंगे ना हम लोग, केवल 1 से 2 क्लास डालेंगे, पूरी क्लासेस नहीं डालेंगे बेटा, पूरी क्लास नहीं होती है, पूरी क्लास नहीं डालेंगे ना बेटा, वो तो 1 से 2 क्लास डाल देंगे ताकि और लोगों को पता चले कि हम कैसा पढ़ाते हैं। परेशान मत हो, आपको यहाँ रखा गया है तो यहाँ कुछ अलग मिलेगा आपको, परेशान मत हो। नहीं, वो ऐप की क्लास वहां नहीं करा सकते फ्री में। ठीक है, बात समझ आ गई। हाँ वेरी गुड, वो डेमो के लिए है बेटा क्लास, किसके लिए है, ताकि बच्चों को पता चले कि इतनी गहराई से पढ़ाया जा रहा है। परेशान मत हो, वेरी गुड। देखो इसमें समझो 11वीं अनुसूची में क्या है कि 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी गई। ठीक है, और इसमें क्या रखे गए हैं, इसमें 29 विषय रखे गए हैं, 29 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। और इन सब्जेक्ट्स के बारे में क्या मतलब है कि जो हमारी पंचायतें हैं, हमारी ग्राम पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है, जिला पंचायत का जो पूरी संरचना है, वो लोग क्या कर सकते हैं कि इन 29 विषय पर कार्य कर सकते हैं, इन 29 विषय पर वो अपने प्रशासन को चला सकते हैं।
तो ये 29 विषय यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो अगर कभी ये सवाल पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों को दिए गए 29 विषय भारत के संविधान में कहाँ लिखे गए हैं, तो उसका आंसर क्या होगा कि ग्राम पंचायतों को दिए गए 29 विषय भारत के संविधान की अनुसूची 11 में लिखे गए हैं। जैसे 97 विषय केंद्र 98 विषय केंद्र सरकार को मिले हैं, संघ सरकार को, वो 7वीं अनुसूची के संघ सूची में लिखे हैं, है ना। और 59 सब्जेक्ट्स आपके राज्यों को मिले हैं, वो राज्य सूची में लिखे हैं। 52 सब्जेक्ट समवर्ती सूची में है, वो आपके समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में लिखे हैं। तो हाँ, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि पंचायतों को दिए गए 29 विषय किस अनुसूची में उल्लिखित हैं या संविधान में कहां उल्लिखित हैं, भाग 9 में, अनुसूची में। तो उसका आंसर क्या होगा, अनुसूची 11 में उल्लिखित है। हाँ, क्लास के साथ नोट्स बनाते जाओ, वो सबसे बढ़िया तरीका है। क्या करो, कमलेश प्रसाद बेटा, क्लास के साथ नोट्स बनाते जाइए। मैं इतना आराम से लिखता हूँ, इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ, उससे आपको थोड़ा सा लिखने से क्या होगा, आपके दिमाग में भी चीजें क्लैरिटी के साथ आएंगी। तो क्लास के साथ लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है। तो ये 11वीं अनुसूची है हमारी। चलो अब देखो लास्ट अनुसूची, 12वीं अनुसूची। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जोड़ा गया, जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया, 1992 से। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को मिलने वाले 18 विषय शामिल किए गए, किए गए। क्लियर बात, 18 विषय शामिल। डन। हाँ, क्लास के साथ बनाते जाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। हाँ, क्लास नोट्स बनाते जाओ, पीडीएफ नहीं, क्लास नोट्स बनाते जाओ, कॉपी पे बाकायदा लिखिए आप। ये मानिए कि ऑफलाइन क्लास चल रही है आपकी, कैसी क्लास चल रही है, ऑनलाइन मत माना करो कि ऑनलाइन क्लास चली। ये मानो कि आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, अपनी ऑफलाइन क्लास हो रही है और उसमें आप लोग पढ़ रहे हैं। क्लास के साथ नोट्स बनाइए, हाथ से लिखा हुआ नोट्स ज्यादा समझ आता है, पीडीएफ उतना मजा नहीं देता है। पढ़ने की एक पद्धति है, पढ़ने का एक तरीका है। आप क्या कर रहे हैं कि जब आप केवल पढ़ते हैं तो 10% ही आप उसका प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन जब आप पढ़ने के साथ साथ उसको सुन रहे हैं तो 20 से 30% प्राप्त करते हैं। लेकिन आप पढ़ रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, आप वीडियो भी देख रहे हैं, तो उसके याद करने का तरीका आपका 60 to 70% आ जाता है। ये जो आपकी शिक्षा शास्त्र है उसमें जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये उसमें पढ़ाया जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड में कि क्लास में बच्चा कैसे अधिक से अधिक सीख सकता है। आप देखो कि आप जब मूवी देखते हो, आप जब फिल्म देखते हो, तो फिल्म देखते हो तो आपको फिल्म एक बार में याद हो जाती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप जब केवल फिल्म को, अगर केवल सोचो ऑडियो में फिल्म सुनिए, आप केवल ऑडियो में फिल्म को सुनो, फिल्म देखो मत, तो आपको फिल्म उतनी अधिक याद नहीं रहेगी। जब आप फिल्म को टीवी पर देखते हैं तो वो आपको ज्यादा याद रहने का चांस रहता है। तो ये मेथड पढ़ने में भी काम आता है। कैसे काम आता है, पढ़ने में भी काम आता है। एक मूवी आप केवल सुनिए उसको तो वो उतनी अधिक याद नहीं रहेगी, लेकिन एक मूवी को आप देखिए भी, सुनिए भी, ऑडियो वीडियो एक साथ चलाइए तो वो मूवी आपको ज्यादा याद रहेगी। तो ये मेथड जो है पढ़ने में भी काम आता है कि अगर आप केवल इसको सुन रहे हैं मेरी क्लास को, और क्लास आपने चला के रख दी है और कुछ भी काम कर रहे हैं, तो फिर आपको क्लास का उतना आउटपुट और इतना इनपुट आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है कि क्लास चल रही है तो आप ये मानिए कि आप ऑफलाइन क्लास में हैं और आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूं, मैं आपको देख रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आप बीच में उठ नहीं सकते, बीच में पानी पीने नहीं जा सकते, आप बीच में वॉशरूम नहीं जा सकते, ठीक है, और जाएंगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ऑफलाइन क्लास है।
तभी आप उस क्लास का मर्म और उस क्लास से ज्यादा इनपुट और आउटपुट लेके जा पाएंगे। ये तरीका है। तो आपको वही एक फिल्म की तरह चल रही है ये हमारी क्लास, कि आपका वीडियो भी है, ऑडियो भी है। आप क्लास को बाकायदा देखिए कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप भी वैसे ही लिखते जाइए। तो ये मान लो कि 60 to 70% आप क्लास से ही मेमोरी करके जाएंगे। क्लास सारे बच्चे करते हैं, लेकिन ज्यादा सीख के कौन जाता है? जो प्रॉपर क्लास में बैठा हुआ है और जो क्लास में बिल्कुल 2 घंटे तक नहीं उठ रहा है। ऑनलाइन क्लास का ये मतलब नहीं होता है कि अपना उठे और चल दिए, पापा ने बुला लिया, मम्मी ने बुला लिया, या फिर आपको प्यास लगाई या फिर खाना लगाया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, वेरी गुड तमन्ना। अगर नहीं जाते हो तो ज्यादा सीखोगे, और अगर बीच बीच में क्लास से उठ के जाते हो तो नहीं सीखते हो। ये सीखने का तरीका है। तो क्या करना है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। हाँ, सही बात है कि पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनना है, क्या बनना है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, करेक्ट। और हम लोग ज्यादातर क्या कलेक्ट कर रहे हैं? पीडीएफ कलेक्ट करने पर हम लोग लगे हुए हैं। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, तो क्लास के साथ नोट करिए। हाँ हाँ, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है आप वैसे ही पढ़िए, और ये मान के चलिए कि मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं। अगर आप इधर उधर हरकत करते हैं तो मैं आपको देख रहा हूं। आप देखिए कि आप ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, तो ये 12 अनुसूचियां मैंने आपको पढ़ा दी, अनुसूची 1 2 3 4 5 से लेकर पूरी 12वीं तक। तो 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची हमारी बाद में जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, जिसमें भूमि सुधार बातें हैं। 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, जिसमें दल बदल है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषय रखे गए हैं। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसमें म्यूनिसिपालिटी और नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय रखे गए हैं। तो ये अनुसूचियां हमारी बाद में निकल कर आ रही हैं। इस प्रकार 12 अनुसूचियां हैं। इनसे सवाल आपका पीसीएस में आना तय है, पीसीएस में सवाल आ ही जाता है। बात क्लियर है? अनुसूचियां क्लियर है? तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से जुड़ी हुई है, 10वीं अनुसूची दल बदल से जुड़ी हुई है, 11वीं अनुसूची पंचायतों से जुड़ी हुई है, 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिकाओं से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये अनुसूची वाला हमारा बात हो। अब देखो, थोड़ा सा इधर देखो। अच्छा, ये देख लो, संविधान संशोधन और पढ़ा दिए मैंने आपको, है ना? संविधान संशोधन, यहाँ हमने 52वां संविधान संशोधन भी पढ़ लिया। देख लो इधर 52वां भी लिख लो, 52वां संविधान संशोधन ये भी पढ़ लिया हमने। तो ये संविधान संशोधन इतने पढ़ लिए। पहला संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 42वां, 52वां, 71वां, 73वां, 74वां, 92वां और 97वां संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची के भूमि सुधार कानूनों से जुड़ा हुआ है। 21वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? आपकी 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल करने से जुड़ा हुआ है। 42वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? भाग 4A मूल कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। और आपका भाग 14A को शामिल करने से जुड़ा हुआ है, जिसमें अधिकरण दिए हुए थे। इसके अलावा आपका 52वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? 52वां संविधान संशोधन अनुसूची 10 को शामिल करता है 1985 में, जिसमें दल बदल वाले प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन पंचायत से जुड़ा हुआ है, जिसमें 11वीं अनुसूची शामिल की गई है, भाग 9 शामिल किया गया है। 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है, जिसमें 18 विषय हैं नगर पालिकाओं से, भाग 9 शामिल किया गया है। 92वां संविधान संशोधन आपका किससे है बेटा? 92वां संविधान संशोधन आपका जुड़ा हुआ है भाषाओं से, जिसमें 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। और 97वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान के भाग 9B को जोड़ता है, जिसमें सहकारी समितियां हमने शामिल की थी। इतना ऐसे रटो चीजों को, क्या करो, चीजों को थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, क्लियर बात? बात समझ आ रही है कि नहीं? ऐसे आपको करना पड़ेगा, बार बार चीजों को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्लियर? हम्म, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने पढ़ ली अनुसूचियां, ये 12 अनुसूचियां हमारी हो गई हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये वाली बातें भी मैं आपको पढ़ा दूं। क्या पढ़ा दूं? भाग और अनुच्छेद भी मैं आपको पढ़ा दूं कि भारत के संविधान के भाग क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या अनुच्छेद हैं, और उसमें आपका किस भाग में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। हो सकता है कि ये बात आपको आती हो कुछ लोगों को, और हो सकता है कुछ लोगों को नहीं आती हो। तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि जिन्हें आती है उन्हें भी नहीं आती है। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अगर किसी को आता है तो भी आप क्लास को सुनिए, आपको कुछ 100% जो है अलग मिलने वाला है।
ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अनुसूचियां मैंने आपको पढ़ा दी, अभी हम भाग पढ़ने वाले हैं और उसके साथ अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं, और किस भाग में क्या है वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इधर बात। क्लियर बात। चलो, हाँ ठीक है, चलो अनुसूचियां क्लियर हो गई, अब आगे चलो, आ जाओ। तो हम क्या लिख रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे बनाओ, भाग एक, पॉइंट एक पेज पे ऐसे बनाओ, ऐसे सीधा बना लेना पेज पर, भाग शीर्षक और अनुच्छेद, अनुच्छेद ऐसे लिखेंगे। ठीक है, भाग मतलब पार्ट, शीर्षक मतलब टाइटल, और अनुच्छेद मतलब आर्टिकल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं भाग एक। क्या बेटा, भाग एक, भाग एक का शीर्षक क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और इसमें जो आर्टिकल है वो कितने हैं बेटा, एक से लेके चार, ऐसे लिखने वाले हैं हम लोग पूरा। हाँ लिख लो जल्दी। पूरा ऐसे ही लिखने वाले हैं। ठीक है ना। देखो भाग एक, भाग एक का विषय भी शीर्षक कह सकते हैं आप उसको, विषय भी कह सकते हैं। कई कई किताबों में क्या है, ऐसे विषय लिखा रहता है, तो परेशान मत हो जाना कि सर विषय लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, आप उसको विषय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भाग एक का शीर्षक या विषय क्या है बेटा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद कितने हैं, एक से लेकर चार तक अनुच्छेद है। ठीक है, हाँ वही बेटा कर रहे हैं, वही बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान में क्या किया गया है कि एक भाग है, उस भाग के अपने कुछ अनुच्छेद उसमें शामिल किए गए हैं और उसमें कुछ शीर्षक रखे गए हैं। तो हम यही कर रहे हैं कि हमारा संविधान किस प्रकार लिखा गया है उसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कि एक भाग है, भाग का शीर्षक है और उसमें कुछ अनुच्छेद है, मतलब 25 भाग हैं, 25 भागों में 448 अनुच्छेदों को बांटा गया है। तो वही करने वाले हैं कि 25 भागों के नाम लिखेंगे और उन भागों का क्या शीर्षक है वो लिखेंगे, और कैसे 448 आर्टिकल को 25 भागों में बांटा गया है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलो भाग एक हो गया। अब देखो भाग दो, भाग भाग दो का शीर्षक क्या है बेटा, नागरिकता। भाग दो का शीर्षक क्या है, नागरिक, सिटीजनशिप कहते हैं। इसमें 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल रखे गए। कितने रखे गए हैं, 5 से लेकर 11। ये पीसीएस में सब मिलाने के लिए दे देता है कि किस भाग का क्या शीर्षक है, उस भाग में कितने आर्टिकल रखे गए हैं, ये मिलाने के लिए दे देता है। यूपीएससी इस टाइप के सवाल नहीं पूछता, ये बच्चों वाले सवाल यूपीएससी जो है बेटा नहीं पूछता। ठीक है, हाँ वेरी गुड। चलो फिर क्या है, भाग तीन, भाग तीन में क्या है, मूल अधिकार। भाग तीन में क्या है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये कहां से कहां तक है, 12 से लेकर 35 तक। देखो भाग तीन में है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार भी कहते हैं, 12 से लेकर कहां तक है बेटा, हाँ ठीक है वेरी गुड। ठीक है विपिन, फिर क्या है, भाग चार, भाग चार, भाग चार क्या है, राज्य नीति के निदेशक तत्व। ये कहां से कहां तक है बेटा, 36 से लेके 51। कहां से कहां तक है, 36 से लेके 51। हाँ वेरी गुड, 36 से लेके 51 तक। क्लियर, 36 से लेके 51।
ठीक है, आगे देखो, भाग 4A या 4 का, इसमें क्या है बेटा, इसमें है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है। और ये कहां से कहां तक, इसमें एक ही आर्टिकल है 51A या 51 का, ये। अब जल्दी बताओ मुझे कि भाग 4A कब जोड़ा गया। तो इस भाग को हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा, समिति की सिफारिश पर, सिफारिश पर, ठीक है, बात समझ आई, जोड़ा, इफेक्ट्स हैं सब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इंदिरा गांधी थी इस समय, सही बात है, ठीक है। चलो, ये मूल कर्तव्य हो गया। अब है भाग 5। भाग 5 में क्या है, संघ सरकार, क्या है बेटा, संघ, संघ सरकार कहां से कहां तक है, 52 से लेकर 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक हमारी संघ सरकार। अच्छा ठीक है, देखो, भारतीय संविधान का भाग 4A, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, या हमारा संविधान स्वीकार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तब भारत के संविधान में भाग 4A नहीं था। क्या नहीं था, भाग 4A नहीं था। भाग 4A को हमने बाद में जोड़ा, ठीक है। और वो कब जोड़ा, हमने उसको जोड़ा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। मतलब कि भारत के संविधान में एक संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी, उनके कार्यकाल में इसको जोड़ा। उन्होंने एक समिति बनाई, स्वर्ण सिंह समिति, मतलब स्वर्ण सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई उन्होंने। इस समिति को यह कार्य दिया गया था कि ये बताओ कि क्या भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो स्वर्ण सिंह ने अपनी रिपोर्ट जमा करी, और उस रिपोर्ट में स्वर्ण सिंह ने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ो। तो 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने, और उन्होंने भाग 4A जोड़ा, जिसमें मौलिक कर्तव्य रखे, और उसमें एक अनुच्छेद रखा 51A, और उसमें मौलिक कर्तव्य की एक बेटा लिस्ट बना दी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जब भी कैपिटल वर्ड आ जाएगा ए, तो इसका मतलब है कि वो अनुच्छेद बाद में शामिल किया जा रहा है। जब भी 9A आ गया, 9B आ गया, 14A आ गया, 4A आ गया, इसका मतलब है कैपिटल ए का मतलब है उसे बाद में बेटा जोड़ा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, बाद में जोड़ा जा रहा है। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान पहले से नहीं था। मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान कब आए, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है। तो जो मूल संविधान था, ओरिजिनल संविधान था, ओरिजिनल संविधान का मतलब 26 नवंबर 1949 को जो संविधान स्वीकार किया जा रहा है, या 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हो रहा है, उस संविधान को हम लोग कहते हैं मूल संविधान, ओरिजिनल संविधान कहते हैं उसको। तब मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे, क्योंकि हमारा संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ, और बाद में लगभग 26 वर्षों के बाद 76 में जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े जा रहे हैं। तो याद रखना इस टाइप से, ये पूछ लेता है कभी कभी कि भारत के संविधान, कि भारत के मूल संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं था या कौन सा पार्ट नहीं था। भाग 4A, भाग 4, भाग 3, भाग 2, तो भाग 4A नहीं था, क्योंकि इसको कब जोड़ा गया, 1900। हाँ, इस तरह से भी याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, तो भाग 5 संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। देखो अच्छे खासे अनुच्छेद हैं, भाग 5 बहुत बड़ा अनुच्छेद है, और मैंने यूपीएससी में पढ़ाया था, तब वहां भी पढ़ाया था कि भाग 5 कई अध्यायों में विभाजित है बेटा। देखो इसी में आगे लिखो, इसी में लिखेंगे नीचे, ठीक है। इसमें लिखो भाग 5 में कि भाग 5
भाग 5 अनेक अध्याय, अध्याय का मतलब चैप्टर्स में बांटा गया है, बांटा गया। कितने चैप्टर्स में बांटा गया है बेटा? 5 चैप्टर में बांटा गया है। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। कितने चैप्टर में बांटा गया है? देखो इसको आगे, ये 5 अध्यायों में बांटा गया है। भाग 5 5 अध्यायों में बांटा गया है, बांटा गया है। भाग 5 खुद 5 अध्यायों में विभाजित है। हाँ ठीक है परवेज जी। ठीक है, देखो कैसे है। भाग 5 में ही लिख रहे हैं अध्याय 1, भाग 5 का अध्याय 1। भाग 5 का जो अध्याय 1 है उसका शीर्षक क्या है बेटा? संघीय कार्यपालिका। क्या है? संघीय कार्य। और ये आपका है 52 से लेकर आपका कहां तक? 78 तक, है ना। अब फिर अध्याय 2 है, इसमें क्या है? संघीय विधायिका। संघीय विधायिका ये कहां से कहां तक है? ये आर्टिकल 79 से लेके 122 तक। ये अध्याय समझ आ रहे हैं? हाँ ठीक है बेटा, ये बात अध्याय समझ आ रही है। भाग 5 को ही 5 भागों में बांटा गया है, तो भाग 5 के अध्याय लिख रहा हूं मैं, भाग 6 उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, करने की। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 123, एक ही अनुच्छेद है इसमें। फिर है अध्याय 4। अध्याय 4, अध्याय 4 में क्या है बेटा? अध्याय 4 में है संघीय न्यायपालिका। संघीय न्याय, ये है बेटा आपका अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक। और अध्याय 5 जो है, अध्याय 5 है आपका नियंत्रक एवं महालेखा, महालेखा परीक्षा। और ये है आपका अनुच्छेद 148 से लेकर 151। तो देखो 52 से लेके 151 आर्टिकल को ऐसे बांटा गया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है परवीन। 148 से लेकर 151, तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक को ऐसे बांटा गया है। लिख लो जल्दी। ठीक है, लिख लिया। वेरी गुड। अच्छा देखो जरा फिर से थोड़ा सा देखो, आराम से देखो कि भाग 5 कहां से कहां तक है? 52 से 151। और इसमें संघ सरकार के बारे में दिया गया है। तो इसको हमने कहा कि 5 अध्याय में बांटा गया है। तो 52 से 151 को भी हमने विभाजित कर लिया। 52 से 78, 79 से 122, 123, 124 से 127, 47 और 148 से 151, मतलब 52 से लेकर 151 तक को भी हमने क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। वेरी गुड सुफिया, संघीय न्यायपालिका भाग 5 के अध्याय 4 में है। वेरी गुड, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ऐसे ही आपको याद रखना है चीजें। ठीक है चलो, हाँ, अब तो ये भाग 5 हो गया। अब चलते हैं भाग 6 पर। देखो अगला क्या आ जाएगा हमारा? भाग 6। भाग 6 में क्या दिया गया है? शीर्षक क्या होगा? राज्य सरकार। क्या बेटा? राज्य सरकार।
भाग 5 कहाँ तक था, 151 तक था, तो ये 152 से लेकर 237 तक हो जाएगा, क्या 237 तक हो जाएगा। ठीक, अब देखो कि भाग 6 को 6 अध्यायों में बांटा गया, 6 अध्यायों में बांटा गया। कौन कौन से अध्याय हैं देखते हैं। अध्याय 1, अध्याय 1 का विषय क्या है, साधारण, इसको बोलते हैं साधारण। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप परिभाषा, क्या बेटा, साधारण या परिभाषा। अनुच्छेद 152, 152 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ अनुच्छेद 152 है। फिर अध्याय 2, अध्याय 2 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका। वहां संघ की कार्यपालिका थी, यहाँ राज्य की, और राज्य की कार्यपालिका स्टार्ट कहां से होगी बेटा, 153 से स्टार्ट होगी और 167 तक आपका चलेगा, 153 से लेके 167। हाँ, अभी वो फिर बाद में पढ़ाएंगे उसके अंदर वाली बात। 153 से लेके बेटा 167। अध्याय 3, अध्याय 3 में क्या है, राज्य की विधायिका। ये है आपकी 168 से लेके 212 तक, 212 है ना। फिर अध्याय 4, अध्याय 4 में क्या है, राज्यपाल की अध्यादेश की, अध्यादेश की, अनुच्छेद 213, ठीक है, एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 213 है, लिखते जाओ, ये सब बहुत काम आएगा सब। अध्याय 5 क्या है, उच्च न्यायालय, यहाँ पर दिए गए हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय ये कहाँ से शुरू होंगे आपके, 1214 से स्टार्ट होते हैं और ये 231 तक चलते, 214 से 231। हाँ बिल्कुल सही बात है कमलेश, बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हो, हाँ बिल्कुल है। अध्याय 6 में क्या है, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये आपका है 233 से लेके 237। देखो भाग 6 कितने अध्यायों में है, 6 में, तो ये 6 को हमने बांट दिया, 152 से लेके 237, 232 आर्टिकल नहीं। हाँ हाँ बेटा, अगर क्वालिफाई नहीं होंगे तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस कैसे आदमी समझेगा, यूपीएससी का सिलेबस नहीं समझेगा तो कैसे पढ़ा पाएगा, पीसीएस का सिलेबस नहीं समझेगा तो कैसे पढ़ा पाएगा, तो बिना क्वालिफाई वाला आदमी क्या ही पढ़ाएगा। और जो टीचर कभी कभी आ जाते हैं ना, जो बेचारे पढ़ा ही नहीं पाते, जो समझा ही नहीं पाते, उनकी दिक्कत क्या है, उनकी दिक्कत वही है कि वो क्वालिफाई नहीं है तो पढ़ा नहीं पाते हैं। ठीक है, जब तक आप नहीं क्वालिफाई करोगे तब तक कैसे काम होगा। तो क्लियर हुआ पॉइंट, जल्दी बोलो, भाग 6 तक क्लियर हुआ। हाँ लिख लिया सारे लोगों ने, लिख लो। अगला देखो, भाग 7, भाग 7 का शीर्षक क्या है, भाग 7 का शीर्षक क्या है, उसका है प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य। क्या है बेटा, प्रथम अनुसूची, हाँ मैं तुम्हें बता चुका हूं, इसका शीर्षक क्या था, प्रथम अनुसूची के भाग, हाँ
ये राज्यों का उल्लेख था यहाँ, ये राज्यों का अनुच्छेद कौन सा था बेटा? 238। अब इसको निरसित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? निरसित, समाप्त कर दिया गया। इस वाले भाग को क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। और कब किया गया था? कल बताया था मैंने, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से इसको हमने समाप्त कर दिया। तो भाग 7 भी नहीं है, अनुच्छेद 238 भी नहीं है। वेरी गुड, ठीक है फजल अली, ठीक है ठीक है, करेक्ट 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 करेक्ट। अच्छा, अब है भाग 8। भाग 8 में क्या है बेटा? संघ शासित प्रदेश, इन्हें आप लोग केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। केंद्र शासित, ये कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 239 से 241। क्या बेटा? अनुच्छेद 239 से 241, ठीक है। 239 से 241 तक, ठीक है, लिखते जाओ। अच्छा, फिर भाग 9। भाग 9 क्या कहता है? इसका शीर्षक क्या है? क्या है? पंचायत। क्या बेटा? पंचायत। इसमें कौन सा अनुच्छेद है? देखो, 243 से लेके 243 ओ तक इसमें शामिल किया। क्या? 243 से 243 ओ। चल नहीं रहा है क्या बेटा? 243 से 243 ओ तक है। और इसको शामिल कब किया गया भाग 9 को? ये अभी बताया मैंने आपको। 73वां संशोधन अधिनियम, 73वां संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, बात समझ आई? अच्छा, अब हमने अनुसूची भी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? अनुसूची भी पढ़ी थी। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाग 9 से संबंधित, ठीक है। किससे संबंधित है? भाग 9 से संबंधित है, ठीक है। ठीक है, चलो अब देखो भाग 9A, इसमें क्या है? इसमें नगर पालिका है। पालिका, ये कहां से कहां तक है बेटा? 243 P से लेके 243 ZG तक है। 243 P से लेके ZG, क्योंकि वो 243 से 243 O तक था। O के बाद P आता है, P से Z आता है, फिर Z के बाद ZA ZB ZC ऐसे फिर से शुरू हो जाता है। तो इसमें नगर पालिकाएं दी गई हैं। और ये भाग कब जोड़ा गया? ये भी मैं आपको बता चुका हूं। 74वां संशोधन 1992, ये जोड़ा गया, ठीक है। फिर भाग 9B, भाग 9B किससे जोड़ा हुआ है? सहकारी समितियों, सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? 243 ZH से लेके 243 ZT तक इसको शामिल किया गया। तो भाग 9, भाग 9A और भाग 9B में एक ही आर्टिकल है। वो कौन सा आर्टिकल है? 243। बात समझ है? एक ही आर्टिकल है 243, क्लियर है? हाँ, अब देखो अगला भाग 10। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। क्या बेटा? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र,
तो ये 243 तक था, तो ये 244 और 244 ए तक हो जाए। अच्छा, क्या किसी अनुसूची में आपने अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र पढ़ा? क्या हमने जो अनुसूची मैंने आपको पढ़ाई, क्या उन अनुसूची में भी आपने अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ा? तो आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल पढ़ा। कौन सी अनुसूची में पढ़ा? अनुसूची 5 और अनुसूची 6। अनुसूची 6 क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। और अनुसूची 5 क्या कह रही थी? कि इन 4 राज्यों को छोड़ के अन्य राज्यों के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमारी अनुसूची 5 और 6 का संबंध किससे हो रहा है? भाग 10 से हो रहा है। तो ये मानकर चलो ए से जुड़ा हुआ है। अनुसूची आप 11 की बात करेंगे तो वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है हमारे भाग 9 से। ठीक है, तो अनुसूचियां जुड़ी हुई। अच्छा, अनुसूची प्रथम अनुसूची में क्या है कि पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। तो ये भारत के संविधान के किस भाग में बात की गई है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की? तो भारत के संविधान के भाग 1 में बात की गई है। और भाग 1 का जो आर्टिकल 1 है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो जो स्टेट है और जो यूनियन टेरिटरीज है उनके नाम कहाँ लिख दिए? ले जाके अनुसूची 1 में लिख दिए। तो हमारी अनुसूचियां जो है कहीं ना कहीं हमारे भागों से भी जुड़कर आ रही हैं, हमारे भागों से जुड़ी हुई है। बात समझ आ रही है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी अनुसूची किस वाले भाग से जुड़ी हुई है और उसका क्या महत्व है। चलो, आप चाहो तो यहां लिख भी सकते हो अपने से। ठीक है, चलो अब देखो भाग 11। कौन सा भाग? 11। भाग 11 का क्या मतलब है? केंद्र राज्य संबंध। क्या बेटा? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, विधायी और कार्यपालिकीय संबंध। ये कहां से कहां तक है बेटा? आपका 245 से लेकर 263 तक है। लिखो जल्दी। ठीक है, 245 से 263। क्या बेटा? 245 से 263 भाग 11 है। अच्छा, भाग 11 के भी क्या है बेटा? भाग 11 के भी 2 अध्याय हैं। देखो, भाग 11 के 2 अध्याय हैं। कौन कौन से हैं? अध्याय 1, इसका विषय शीर्षक क्या है? विधायी संबंध। किसके बीच में? केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध। लॉ बनाने के समय कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 245 से 255। क्लियर? दूसरा क्या है? अध्याय 2 है। तो इसमें क्या है बेटा? कार्य पालकीय दो सौ छप्पन से 263। बात समझ आई? 256 से 263, क्योंकि भाग 11 कहाँ है? 245 से 263 तक है। तो ये आर्टिकल के हिसाब से आपको भाग याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम जब आप पेपर देखोगे ना, पीवाईक्यू देखोगे, तो पीवाईक्यू देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ऐसे ये लोग एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ भाग 12 है। भाग 12, भाग 12 में क्या है? वित्त, संपदाएं आदि। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध। ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा बेटा? 264 से लेके 300 ए तक।
क्या 264 से लेके 301 तक। और इसी में देखो, इसी में आपका अनुच्छेद 279 आ जाएगा, 79 आ जाएगा, 280 आ जाएगा। तो वित्त आयोग जो है वो भाग 12 में ही है, क्योंकि यही तो आएगा आपका। देखो यही आप, अगर हम 279A की बात करें, 280 की बात करें, तो यहाँ जीएसटी काउंसिल है, ये वित्त आयोग है, ये सब इसी में तो आते हैं। तो अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि वित्त आयोग जो है भारत के संविधान के किस भाग में आता है, तो भाग 12 में आता है। और वित्तीय संबंधों को कैसे लगाना है, टैक्स कैसे लगाना है, वो सब कहाँ आता है, वो आपका भाग 12 में ही आता है। बात समझ आ रही है? किसमें आता है? भाग 12 में आता है। ठीक है, क्लियर? अब देखो भाग 13 है। आपके कमेंट मुझे नहीं दिख रहे हैं, असल में वो अभी मोबाइल मेरे पास है नहीं, इसलिए वो नहीं देख पा रहा हूँ मैं। तो आप कुछ कमेंट कर रहे होंगे तो ये मत समझना कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, अभी टीम लेके गई है उसको सही करने के लिए। ठीक है, चलो भाग 13 क्या है कि भारतीय राज्य क्षेत्र। भाग 13 का टाइटल क्या है बेटा? भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये 300A तक था, तो ये हो जाएगा आपका 301 से लेकर 300, हाँ बेटा, 301 से लेकर 307। और 300A में क्या है आपका? संपत्ति को विधिक अधिकार बना दिया गया है, उस पर बाद में बात करूंगा मैं। तो ये भाग 13 हो गया, लिख लो भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्लास स्टॉप हो जा रही है आपकी? कोई बात नहीं, अभी बात करेंगे बेटा पर्पस पे। बाकी दिख रहा है अब आप? अब क्लास सही चल रही है? हाँ ठीक है, जीएसटी टैक्स की बात की गई है, करेक्ट। हाँ, तो भाग 13 तक क्लियर है? बोलो, भाग 13 तक क्लियर है कि नहीं? यस और नो में आंसर करो, भाग 13। नहीं है, वो नहीं है बेटा, जो छोड़ दिया तो उसको छोड़ दिया, ठीक है। विपिन गौतम, कोई दिक्कत नहीं, वो हट गया, वो हट गया। हाँ, वो हट गया। तो भाग 13 तक हो गया। अब देखो आगे देखते हैं, भाग 14 है। कौन सा बेटा? पार्ट 14। पार्ट 14 में क्या है, शीर्षक क्या है इसका, विषय क्या है? सेवाएं और लोक सेवाएं। लोक सेवा। भाग 13 कहाँ तक था? 307 तक था, तो ये कहाँ से शुरू होगा? 308 से लेकर 323 तक चलेगा। ये कहाँ से कहाँ तक? 308 से लेके 323 तक। ठीक है, अच्छा इसमें भी देखो, भाग 14 को, भाग 14 को 2 अध्यायों में विभाजित किया गया है। 2 अध्यायों में विभाजित किया गया है। क्या? कैसे किया गया है देखते हैं। अध्याय 1, अध्याय 1 में क्या दिया गया है? सेवाएं, सर्विसेज की बात की गई है।
सेवाओं की बात की गई, सर्विसेज। सर्विसेज मतलब जो अधिकारी हैं हमारे, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो सिविल सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को क्या क्या शक्ति मिल रही है, उन अधिकारियों को क्या क्या पावर मिल रहे हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कैसे होगा, उनकी पदमुक्ति कैसे होगी। जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सेवाओं के संदर्भ में बातें भी संविधान में लिखी गई हैं। इसलिए इन सेवाओं का अपना बड़ा महत्व है। इन सेवाओं का क्या कार्यकाल है, क्या अवधि है, कैसी नियुक्ति होगी, कैसे उन्हें हटाया जाएगा, उसका उल्लेख संविधान में प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है कहाँ लिखा गया है बेटा, ये हमारा लिखा गया है भारतीय संविधान के भाग 14 के अध्याय 1 में। इन सेवाओं के बारे में बात की गई है कि इनका कार्यकाल क्या है, अवधि क्या है, कैसे नियुक्ति होगी, कैसे हटाए जाएंगे, क्या क्या विशेषाधिकार मिलेंगे, क्या क्या प्रिविलेज मिलेंगे, क्या शक्तियां हैं, क्या पावर है उनके पास, इस सब का भी उल्लेख कहाँ है, संविधान में किया गया है। इसलिए जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं, जो नागरिक सेवा के अधिकारी होते हैं, उनको जल्दी नौकरी से नहीं हटा सकते, उनका जल्दी से आप उन्हें परेशान नहीं कर सकते, उनको नौकरी सेवा का स्थायित्व प्राप्त होता है। इन नौकरियों का उल्लेख संविधान में किया गया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसीलिए ये नौकरी जो है बहुत बड़ी नौकरी मानी जाती है। आप देखोगे आईएएस होते हैं तो आईएएस ज़्यादा डरते नहीं है मुख्यमंत्री से, क्योंकि उनका सबका विशेष अधिकार का उल्लेख कहाँ किया गया है बेटा, ये सब संविधान में किया गया है। बात समझ आ रही है? तो ये किस आर्टिकल में होगा, इसी में होगा। देखो 308 से लेकर 314 तक, कहाँ तक बेटा, 308 से लेकर 314 तक, है ना, इसका उल्लेख किया गया है, सेवाओं का उल्लेख किया। हाँ, तबादला हो जाने तो, तबादले से क्या दिक्कत है। अब कुछ तो ऐसा रहेगा जिससे कि वो तानाशाह ना बन पाए। आप सोचो कि उन्हें हटा नहीं सकते, उनको नौकरी से जल्दी से सस्पेंड नहीं कर सकते और उनका तबादला भी नहीं कर सकते, तो फिर वो तो तानाशाह बन जाएंगे। फिर तो नौकरशाह किसी से डरेंगे ही नहीं, फिर तो आईएएस अधिकारी किसी से डरेगा ही नहीं। वो कहेगा कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, वो वाली फीलिंग आ जाएगी कि मैं ही भगवान हूँ, स्वयंभू मैं ही हूँ, है ना। तो कुछ तो ऐसा उनके लिए रहना चाहिए जिससे कि कम से कम वो थोड़ा सा अपनी लिमिट में रहें और लिमिट में रहकर कार्य करें, क्योंकि शक्तियां बहुत हैं। एक जिलाधिकारी के पास बहुत शक्ति होती है, पूरे जिले का प्रशासन उसी को देखना है। एक एसपी साहब जो है वो जिलाधिकारी के अंडर कार्य करते हैं, ठीक है। हाँ, बफरिंग ठीक है, सही हो जाएगा, बफर कर रहा है, सही हो जाएगा। समझ आई बात? चलो अब भाग 14 का अध्याय 2 देखते हैं। अध्याय 2, अध्याय 2 में क्या है, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, कल इस पर मैंने थोड़ी सी बात की थी आपसे। लोक सेवा आयोग ये आपका अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका उल्लेख किया गया है। लोक सेवा आयोग कई तरीके के होते हैं, देखो कितने तरीके के, 3 तरीके के होते हैं। एक संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, तो हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और फिर क्या है, संयुक्त लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आयोग भी है, यूपीएससी आईएएस की भर्ती करती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एसडीएम सबकी भर्ती करते हैं, डीवाईएसपी की भर्ती करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, वेरी गुड, सही बात है बेटा, सही बात है। हाँ अच्छा, मैं चिपक गया, कोई बात नहीं, इसलिए तो होता है, ठीक है। तो ये भाग 14 है। देखो भाग 14 में काफी सारी बातें की गई हैं, ठीक है। भाग 14 में काफी बातें की गई, इन सब का उल्लेख संविधान में किया गया है। भाग 14 देखते हैं। भाग 15, भाग 15, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन की बातें की, किसकी बातें की गई हैं, निर्वाचन। निर्वाचन, निर्वाचन का मतलब इलेक्शन, इलेक्शन। और ये वो 300, अच्छा
उससे पहले हम, चलो भाग 15 मत लिखो अभी, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ। भाग 15 से पहले हम भाग 14A भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? भाग 14A लिख सकते हैं। हाँ हाँ, संवैधानिक, सही बात। चलो भाग 14A भी लिख सकते हैं, 15 मत लिखो अभी, भाग 14 लिख लो, 14A। 14A में क्या दिया गया है बेटा? इसमें अधिकरण दिए गए। क्या दिए गए हैं? अधिकरण। अधिकरण का मतलब क्या है? ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल। और ये कहाँ है? ये अनुच्छेद 323A से लेकर 323 बी में दिया गया है। 323 बी में इसका उल्लेख किया, तो ही आर्टिकल है 14A में। वेरी गुड, वेरी गुड सूफिया। इसको कब जोड़ा गया? याद करो, मैंने बताया था कि इसको 42 संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया। ठीक है, इसमें अधिकरण की बात। अब अधिकरण किसे कहते हैं ये बाद में पढ़ाऊंगा, आपको पूरा समझाऊंगा, एक एक पार्ट को समझाऊंगा। ठीक है, चलो अब आ जाएगा अपना भाग 15, भाग बेटा 15, पार्ट 15। इसमें क्या है? इसमें निर्वाचन की बात, इसकी बात की गई है। निर्वाचन, निर्वाचन का मतलब है इलेक्शन। इलेक्शन, और इलेक्शन का मतलब क्या है? आर्टिकल क्या है? 324 से लेकर 329 इसमें रखा गया। क्या बेटा? 324 से लेकर 329। और इसी में अपना निर्वाचन आयोग आ जाता है। क्या आ जाता है? निर्वाचन आयोग, है ना, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसी में शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसी में रखते हैं। क्लियर हो रही है बातें? क्लियर है? अब देखो, इसके बाद आ जाएगा अपना भाग 16। भाग 16 में क्या है? विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। हाँ, वेरी गुड। क्या है? विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल क्लासेस। ये 329 तक है, तो 330 से लेकर आपका 342 तक इसमें आ जाए। कहां तक बेटा? 342। ठीक है, 342A भी लिख सकते हैं आप, 342A तक आ जाए। विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध मतलब SC के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, ST के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। उनके लिए जो है कि आयोगों की स्थापना की बात की जा रही है। OBC के लिए विशेष वर्ग कौन कौन है भारत में? OBC है, SC है, ST है, यही तो विशेष वर्ग हैं। तो उन लोगों को कुछ कुछ जो प्रावधान दिए गए हैं, SC ST के आरक्षण की बात की गई है, OBC के आरक्षण की बात की गई है। इनके लिए, इनकी बढ़ावा देने के लिए, इनकी वृद्धि और विकास के लिए आयोगों की स्थापना की बात भी इसी भाग में की गई है। तो इस भाग को हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। बात क्लियर हो रही है? तो इस भाग को हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, सारे पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे, है ना। अब देखो अगला भाग 17। भाग 17 में क्या है? इसमें विषय क्या है? भाषा संबंधी उपबंध। क्या है बेटा इसमें? भाषा संबंधी उपबंध। कैसे हैं भाषा संबंधी उपबंध? देखो, वो 342 तक था, तो ये 343 से लेकर 351 तक हो जाए, 343 से लेके 351 तक हो जाए। ठीक है, भाग क्लियर? कैसे? नो बोलो जल्दी, सारे लोग समझ आ रहा है? हाँ ठीक है। अब देखो,
भाग 17 को भी, इसमें लिखो भाग 17 को 4 अध्यायों में बांटा गया। याद रखना पड़ेगा किसको कितने अध्यायों में बांटा गया, अध्यायों में बांटा गया है। कौन कौन है देखते हैं। अध्याय 1, अध्याय 1 में क्या किया गया है, संघ की भाषा। इसकी भाषा बेटा, संघ सरकार की क्या भाषा होगी, अनुच्छेद 343 से लेके 344, 2 अनुच्छेद इसमें है। फिर अध्याय 2 क्या कह रहा है, अध्याय 2 क्या कह रहा है, प्रादेशिक भाषाएं, प्रादेशिक 3, 4, 5 से लेके 3, 4, 7 तक। क्या बेटा, 3, 4, 5 से लेके 3, 4 है ना। और अध्याय 3 क्या कह रहा है, अध्याय 3, अध्याय 3 क्या कह रहा है, न्यायालय की भाषा, न्यायालय की भाषा। और ये आपका है आर्टिकल 348 से लेके 349, न्यायालय की भाषा मतलब न्यायालय में किस भाषा में बातचीत होगी। ठीक है। अध्याय 4 क्या है बेटा, है अध्याय 4 क्या कह रहा है, भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश। निर्देश। और ये है आपका आर्टिकल 350 से लेकर 51। देखो ये 343 से 351 हो गया। इस टाइप से भी संविधान में बांटा गया है चीजों को। क्या किया गया है, इस टाइप से भी संविधान में बांटा, 350 से 351। तो ये भाग 17 है हमारा, इसके अध्याय 4 है। इस टाइप से भी आपको फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, इस तरीके से भी आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। ये भाग 17 है। अब देखते हैं अगला भाग, भाग 18। और भाग 18 में बेटा क्या दिया गया है, भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। और 351 तक था, तो ये अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आ जाए। हाँ, 352 से लेकर 300 आपात संबंधी उपबंध, है ना। और वही है कि 352, 356, 360 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय। फिर है भाग 19। भाग 19 का शीर्षक क्या है बेटा, भाग 19 का शीर्षक है आपका विविध। कभी कभी इसको प्रकीर्ण भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रकीर्ण भी लिख देते हैं, ठीक है। तो विविध लिख सकते हैं, विविध और प्रकीर्ण। ये है आपका आर्टिकल 361 से लेकर 367, 361 से लेके 367, भाग 19। इसमें बताऊंगा बहुत, जो बचा कुछ है वो सब इसी भाग में डाल दिया। फिर भाग 20 क्या है बेटा, भाग 20 में क्या है बताओ जल्दी, संविधान, संविधान संविधान संशोधन एक ही आर्टिकल है, अनुच्छेद 300 क्या है बेटा, अनुच्छेद 368। ठीक। और भाग 21 क्या है, भाग 21 में क्या है, अस्थाई संक्रमणकालीन, अस्थायीकालीन तथा विशेष उपबंध होगा, नहीं तो कैसे होगा।
हाँ, क्लास थोड़ी सी बफर हो रही है लेकिन सही हो जाएगी। लास्ट भाग है क्या अपना बेटा, भाग 22। और भाग 22 में क्या है बेटा, बोलो। भाग 22 में क्या है, संविधान का नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, है ना। देखो इसमें क्या लिखा है, इसका शीर्षक क्या है, संविधान का नाम, हाँ, हिंदी में अनुवाद, ये सब बातें इसमें की गई हैं। और जो भाग इसमें हटा दिए गए तो ये कहाँ से हो जाएंगे, 393 से 355। क्लियर। क्लास रुक गई है क्या, कोई बात नहीं, चल जाएगी, परेशान। क्लास रुक रही है। ठीक है, हाँ, फिर से बैक जाके फिर से कर लो ना तो चल जाएगी वो। मेरे सामने भी मोबाइल रखा रहता है, मैं भी इसमें क्लास चलाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो आप आगे बैक करके जाओ, फिर से उस पर क्लास 2 पर क्लिक करो तो चल जाएगी। अब ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा ये बताओ कि भाग तो 22 ही पढ़ा है मैंने और अनुच्छेद 395 ही पढ़ा है, फिर ये कैसे कहा कि 25 भाग हैं और अनुच्छेद जो है 400 से ज्यादा है, ये कैसे कहा फिर, बोलो। ये वाली बात कैसे निकल कर आई कि जो है भाग 25 है। बोलो, भाग 19 से 22 तक। देखो भाग 19 में क्या है, अच्छा, भाग 19 में विविध या प्रकीर्ण है, अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 में संविधान संशोधन दिया गया है, अनुच्छेद 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध किए गए हैं, अनुच्छेद 369 से लेके 392 तक। और भाग 22 में संविधान का नाम दिया गया है, उसका पाठ दिया गया है, हिंदी में उसका अनुवाद के बारे में बातें की गई हैं, अनुच्छेद 393 से लेके 395 तक। हाँ, तो कौन से भाग ऐड किए गए हैं, लिख लिया ये सबने, वेरी गुड। भाग 4A, 9A, 9B, 14A, बहुत अच्छे अंजनी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो कौन कौन से भाग जोड़े गए, देखो कौन कौन से भाग जोड़े गए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कौन कौन से भाग जोड़े गए, एक ये वाला भाग जोड़ा गया क्योंकि इसमें ए है, एक जोड़ा गया, और एक ये भी जोड़ा गया, और एक ये भी जोड़ा गया, तो 1 2 3 हो गए। और बाकी तो आपका भाग 6, भाग 1 ये जोड़ा गया, वेरी गुड। 4A, 9A, 9B और 9, हाँ, पैक कर लो बेटा, चल जाएगा। भाग 4A, 9A, 9B और 14A, तो 22 और 4 कितने हो गए आपके, 22 और 4 कितने हो गए बेटा, 26, लेकिन 7वां हमने हटा दिया, तो इस वजह से हमारे 22 भाग बचे। ठीक है, 9 नहीं, 9 तो पहले से ही है ना। हाँ, क्लास बंद करके क्या कर लो, दोबारा कर लो तो देखो जरा ध्यान से देखना कि ये हमने सबसे पहले ये देखा, देखो तो कैसे देखा हमने कि भाग, पूरे भाग पढ़े, किस भाग में कौन सा अनुच्छेद है वो पढ़ा, और हमने इसके साथ ये भी पढ़ा कि उसका विषय क्या है या उसका शीर्षक क्या है।
क्लियर बात। फिर भाग एक में क्या विषय है, उसमें कितने आर्टिकल्स रखे गए हैं वो हमने पढ़े, और अनुसूचियां भी मैंने आपको पढ़ा दी। तो एक फैक्चुअल नॉलेज संविधान के बारे में दे दी कि हमारा संविधान कैसे लिखा गया है, कि इसकी एक प्रस्तावना है, फिर हमारे संविधान में कुछ भाग हैं, एक भाग में कुछ कुछ अनुच्छेद रखे गए हैं, और जो अनुच्छेद रखे गए हैं उस भाग का अपना एक शीर्षक है, अनुसूचियां भी हैं, पहले 8 थी फिर 12 हैं, और वो अनुसूचियां कैसे बढ़ाई गई, उसमें क्या क्या चीजें रखी गई। तो एक संविधान का हमने क्या बना लिया, एक अप्रोच संविधान के पर्सपेक्टिव में हमने बना ली। पूरे 25 भाग मैंने आपको लिखा दिए, 25 भागों के शीर्षक क्या है, विषय क्या है वो लिखा दिए, किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं वो वाली बात मैंने बता दी, और अनुसूचियां भी आपको मैंने बता दी। बोलो क्लियर। तो इतना हमने पढ़ लिया, इतना मैंने आपको, है ना, हाँ ये पढ़ा दिया मैंने, क्लियर है। तो हमें क्या करना है कि इस पूरे सेशन में हमें चीजों को ऐसे ही लेके चलना है, ठीक है। कैसे लेके चलना है, देखो इस पूरे सेशन में पूरा पॉलिटी जो हम पढ़ेंगे वो फैक्ट्स के बेसिस पर ही पॉलिटी को आप लोग कैसे समझेंगे, फैक्चुअल बेसिस पर पॉलिटी को आप समझें, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हुए चले जाए, राइट। हाँ लगा दिए बेटा ला। ऐसे ही क्या करेंगे, चीजों को हम पढ़ेंगे, फैक्ट्स पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान तो देंगे ही लेकिन फैक्ट्स पर वो भी लिखाऊंगा, टेंशन मत लो, मेंस के सवाल भी लिखाऊंगा, जब मेंस वाला एरिया आएगा तो वहां सवाल लिखाएंगे, परेशान मत हो, सारा करेंगे। मेंस कैसे छोड़ देंगे, क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही। वो तो क्वेश्चन तो आपको लिखाऊंगा ही मेंस के। वो अभी बात करेंगे कि संविधान के जो हमारे सोर्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, अभी ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, अभी उस पर पढ़ाऊंगा कौन सा सोर्स कहाँ से लिया गया है, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बोलो, दो बातें क्लियर हुई। हाँ, क्या क्या क्लियर, भारत के संविधान के भाग, उन भागों से जुड़ा हुआ विषय या शीर्षक, और उन भागों में शामिल अनुच्छेद, उसके साथ साथ भारत के संविधान की अनुसूचियां, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि कौन सा भाग है, उसमें कितना अनुच्छेद रखा गया है, और उसका क्या विषय है, और उसके अलावा अनुसूचियां क्लियर है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद अब हम जो है यही वाला पॉइंट पढ़ेंगे कि हमारे संविधान के स्रोत क्या है, हमारा संविधान कैसे निकल कर आ रहा है, उसको हम करेंगे। बात समझ आ रही है, उसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो आपकी क्लास में। हाँ सोर्सेस पढ़ेंगे, वेरी गुड, सोर्सेस पढ़ेंगे। कोई आप लोगों की समस्या हो तो बताओ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे, कोई इशू, कोई डाउट जो आज पढ़ाया उसके संदर्भ में कोई डाउट अगर आपके दिमाग में है तो बताओ। हाँ, उसका है कि जो हमारे जनजातीय लोग हैं उनको विशेष संरक्षण देना, उनको जो है बेटा उनका संरक्षण करना, राइट। क्या सी, नो डाउट, वेरी गुड, ठीक है, पढ़ेंगे आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ेंगे बिल्कुल, सिलेबस ठीक है उस पर बात करते हैं, ठीक है, वेरी गुड तमन्ना, क्लियर। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में और उसको हम लोग करते हैं, वो करवाएंगे ना, क्यों नहीं करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होगी, हर चीज होगी, परेशान मत हो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी होगी, परेशान मत हो, हर चीज करवाएंगे। नेहा पांडे एक्ट्स पढ़ाऊंगा मैं, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट सब पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, 10 से 12 अपना रहेगा, और उसमें जो है आगे बढ़ेंगे, संविधान के स्रोत पर बढ़ेंगे, कुछ और चीजें जानेंगे, फिर जो है हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चलेंगे, और आगे बढ़ते हुए उसको हम लोग समझेंगे। तो 3 चीजें क्लियर हैं, भारत के संविधान के क्या क्या भाग हैं वो क्लियर है, भाग में कितने आर्टिकल्स रखे गए हैं वो क्लियर है, किस भाग का क्या शीर्षक है वो क्लियर है, और अनुसूचियां जो 12 अनुसूचियां हैं उनका विकास कैसे हो रहा है वो भी क्लियर है, राइट। तो फिर आगे मिलते हैं नए टॉपिक पे,
तब तक के लिए नमस्कार, और आप लोग मेरे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको लगता है कि पीसीएस का बैच जो है आपके लिए उपयोगी है तो थोड़ा सा आप उसका भाई प्रचार भी करो, थोड़ा सा लोगों को बताओ, ठीक है। चलो मिलते हैं।